नेशन और स्टेट होता क्या है? नेशन भी पढ़ लिया, स्टेट भी पढ़ लिया, साला ये होता क्या है ये नहीं पूछा किसने। ठीक है बच्चों, सुमेरा बेटा, अब ट्रेन छूट गई है सुमेरा, मैं बेइज्जती कर चुका हूं, अब इधर ध्यान कर। ठीक हो गया, इधर ध्यान करो। ठीक है मेरे बहनों भाइयों, ये दो लफ्ज हैं, एक है नेशन, एक है स्टेट। उस्मान साहब इतने तुक्के ना मारे। एक है नेशन, एक है स्टेट। नेशन होता है एक सोशल सिस्टम या ग्रुप। नेशन क्या होता है? एक सोशल सिस्टम या ग्रुप। और स्टेट होता है एक पॉलिटिकल सिस्टम या ग्रुप। नेशन होता है एक सोशल सिस्टम या ग्रुप और स्टेट होता है एक पॉलिटिकल सिस्टम या ग्रुप। अहमद अगर मेरे साथ चलेगा, मैं पिछली क्लास में भी तुझे कह चुका हूं, एक तो तू 10वें बैच से इधर आता है, ठीक हो गया, और फिर तू डड्डुओं वाली चाल चलता रहता है, डंगर आदमी मेरे साथ चला। ठीक हो गया। नेशन होता है एक सोशल ग्रुप और स्टेट होता है एक पॉलिटिकल ग्रुप। यानी नेशन होता है एक सोशल सिस्टम और स्टेट होता है एक पॉलिटिकल सिस्टम। क्लियर होगी बात? अब मेरे बहनों भाइयों प्लीज, ये मैं कुछ यहां पे आइडेंटिटीज लिख रहा हूं। सोनी बेटा, सोनी पुत्र, उमलंग नहीं है, इधर ध्यान कर। अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल में इन सोशल या कल्चरल आइडेंटिटीज में से एक आइडेंटिटी भी कॉमन आ गई, वो आइडेंटिटी क्या है? वो ग्रुप क्या बन जाएगा? एक यूनिक नेशन। सोनी, सोनी, तेरे अम्मी अब्बू हैं, तेरे बहन भाई हैं, मैं तो तेरी फैमिली का हिस्सा नहीं हूं। क्यों? क्योंकि तुम एंसेस्ट्री की बुनियाद पे एक सेपरेट सोशल ग्रुप हो। चाहे हमारा रिलीजन सेम, चाहे हमारी लैंग्वेज सेम, चाहे हमारा कल्चर सेम, लेकिन एंसेस्ट्री की बुनियाद के ऊपर तुम एक सेपरेट नेशन। सोनी बेटी ये बात समझ आई या नहीं आई? तो इन आइडेंटिटीज में से, इन एलिमेंट में से अगर किसी सोशल ग्रुप के अंदर से एक आइडेंटिटी भी कॉमन हो गई, ठीक है मेरे सुल्तान, ऐसा ग्रुप क्या कहलाएगा? नेशन। ऐसा ग्रुप क्या कहलाएगा? नेशन। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान बना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो पाकिस्तान में नेशनैलिटी क्या थी? नेशनल आइडेंटिटी क्या थी? कॉमन आइडेंटिटी क्या थी? रिलीजन। बांग्लादेश बना लैंग्वेज की बुनियाद पे। चाइना एक नेशन है कल्चर की बुनियाद पे। ठीक है सुमेरा बेटा, बांग्लादेश था तभी तो एक सेपरेट नेशन स्टेट बनाना। ठीक है चाइनीज किस बुनियाद पे अपने आप को एक नेशन गिरदानते हैं? कल्चर की बुनियाद पे। अरब्स अपने आप को मुस्लिम नेशनलिज्म में नहीं परोते, वो अरब वैल्यूज की बुनियाद पे परोते हैं। और जो सेकुलर इंडिया था वो भी एक वैल्यू ड्रिवन या एक कल्चर ड्रिवन नेशन था। बात समझ आई या नहीं आई? ठीक हो गया। एंसेस्ट्री, मंगोल्स, आर्यंस, जर्मन्स अपने आप को एंसेस्ट्री की बुनियाद के ऊपर करते हैं। हिस्ट्री, ठीक है हिस्ट्री की बुनियाद के ऊपर भी नेशनलिटी हो सकती है। और एथनिसिटी, ये कीनियन कंट्रीज, सब सहारन कंट्रीज। ठीक हो गया। एथनिसिटी यानी रंगो नस्ल, ब्लैक व्हाइट्स, इस बुनियाद के ऊपर। तो इनमें से एक भी सोशल आइडेंटिटी कॉमन हो गई तो ऐसी सोशल आइडेंटिटी को क्या कहा जाता है? ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाएगा? नेशन। यानी जब एक ग्रुप के अंदर
इनमें से कोई एक भी सोशल आइडेंटिटी कॉमन आ जाएगी, ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं? नेशन। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? ठीक है। अब साइमा, और साइमा उमलंग नहीं है, मेरी बात का जवाब दे। साइमा शादी करनी है? फौरन कहेगी हाँ। ठीक है, ऐसी आपने कोई चावल नहीं मारनी। आपने सिर्फ ये कहना है कि वहां पे मेन स्ट्रीमिंग करने की जरूरत है। ठीक है सोनी बेटा, शादी करनी है ना? करनी है, यानी तुम लड़कियों ने जरूर किसी मासूम इंसान की जिंदगी तो तबाह करनी ही करनी है, तुमने कसम उठाई। ठीक हो गया? अब साइमा पुत्र, जेज चाहिए? चाहिए। जेवर चाहिए? चाहिए। जेज में गाड़ी चाहिए? चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ऊपर से तुम लड़की यही कहती हो, नहीं नहीं बाबा इसकी जरूरत नहीं है, अंदर से कहते हो ढेर सारा दे। चाहिए 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 चाहिए। ठीक हो गया? अब मरियम मेरी बात सुन, तू यूनिवर्सिटी जाती है? तू यूनिवर्सिटी जाती है? अच्छा, फौरन मान भी जाती है, अच्छा सर चाहिए, मनूस औरत। ठीक है मरियम, तू यूनिवर्सिटी जाती है? जाती है। फीस चाहिए? चाहिए। नोवा में आती है, फीस चाहिए ना? चाहिए। तो ठीक है राफिया, आप बात जरा समझिए। तुम्हें एक सेपरेट फैमिली से तुम्हारा ताल्लुक है, मैनोलॉजी के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैनोलॉजी के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली तुम एक सेपरेट फैमिली हो। मैं तुम्हें फैमिली की बजाय नेशन कह रहा हूं। अब उस फैमिली में यानी उस नेशन में रहने वाले लोगों की कोई जरूरियात है? फिजा जिस घर में रह रही है, फिजा की, उसके भाई की, उसके अम्मी की, उसके कोई जरूरियात है? उस घर की कोई जरूरियात है? फिजे, उस घर की कोई जरूरियात है? उसकी मोटर, उसका गेट, उसकी सिक्योरिटी, उसकी पाइपिंग। तो वो जरूरियात पूरी करने के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कोई वाली वारिस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई कस्टोडियन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक कोई सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो मान लिया वो सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है, वो नीड फुलफिलर, ठीक हो गया, जिससे आपकी अम्मी हमेशा तंग रहती हैं कि आपने हमारे बच्चों के लिए किया क्या है, बच्चे मनूस कहते हैं आपने किया क्या है, और उस बेचारे की लक टूट गया। ठीक हो गया, उस गरीब आदमी का पूरी जिंदगी काम कर करके उसके जूते फटे हुए नीचे से। ठीक है, और तुम और तुम्हारी अम्मियां कहती हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या? ठीक है, वो तुम्हारा कस्टोडियन है, वो तुम्हारा वाली वारिस है, उसने तुम्हारी जरूरियात पूरी करनी। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अब उसने सोनी पुत्र तुझे बड़ा किया, तुझे खिलाया पिलाया, तुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, तेरी जरूरियात पूरी हुई। जब तेरी शादी की बारी आई सोनी, तो उन्होंने कहा मैं फुफी के बेटे से तेरी शादी कर रहा हूं। तो तूने फौरन कहा नहीं नहीं पापा मैं तो नहीं करूंगी, मैं तो अपनी मर्जी की करूंगी। तो वो आगे से कहेंगे तेरा प्यो भी करेगा। कार्य समझ आई या नहीं है? मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं, ठीक है, मनहूस औरत, मैंने तुझे खिलाया पिलाया हड्डाराम किया, अब तू कहती है नहीं मैं अपनी मर्जी से करूंगी। ठीक हो गया? चलो मैं अपनी कहानी बताता हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगी। सोनी बेटा, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस ना मैं शादी नहीं करना चाहता था। ठीक है, मेरी अम्मा को लगता था मेरा पुत्र बूढ़ा होता जा रहा है, तो वो रोज अब्बा के कान भरती थी कि आ जाए तो हसन को कन्विंस करे। अब्बा मेरा कभी सीरियस नहीं लेता था, वो कहता मैंने शादी करके क्या उखाड़ लिया, तो ये उखाड़ेगा। ठीक हो गया? एक रोज मेरी अम्मा ने सही किस्म की अब्बा जी की पंपिंग मारी। एक रोज मैं दफ्तर से आया, तो वो कहते तेरी माँ कहती है तू शादी कर ले, तू शादी क्यों नहीं करती? अब मैं दफ्तर से बिफरा हुआ आया था, मैंने कहा वो मैंने नहीं करनी। अचानक अब्बा जी के अंदर का अब्बा जी बाहर बरामद हुआ, वो कहते तेरा प्यो भी करेगा। तो मैंने कहा अब्बा जी इस उम्र में आपको तकल्लुम की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। ठीक हो गया? तो
मसला ये है कि ठीक है, ये एक नेशन है। आदिल मेरी बात सुनी, आदिल मेरी बात सुनी, ये एक नेशन है, ये एक यूनिक सोशल ग्रुप है। क्या इसे जरूरियात पूरी करने के लिए, ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी चाहिए? चाहिए। तो इसकी कोई नीड्स हैं, इसकी कोई नीड्स हैं। उन नीड्स के फुलफिलर को, वो नीड्स फुलफिल करने वाले, वो नीड्स फुलफिल करने वाले सेंट्रल अथॉरिटी को, कस्टोडियन को क्या कहा जाता है? स्टेट। यानी स्टेट एक पॉलिटिकल एंटिटी है, एक सॉवरेनिटी है, एक सॉवरन एंटिटी है, एक कस्टोडियन है, वाली वारिस है। ठीक हो गया? जिसने एक सोशल ग्रुप की नीड्स को पूरे करना है। तो चार चीजें बनेंगी तो स्टेट बनेगी। परमानेंट टेरिटरी, उसमें परमानेंट पॉपुलेशन, सॉवरन गवर्नमेंट और रिकग्निशन। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। ओके हो गया मेरा बच्चा? तो मेरे बहनों भाइयों, अब कहानी जरा समझेगा। सुल्तान कहानी जरा समझें, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशन और स्टेट के दरमियान ताल्लुक क्या है? नेशन और स्टेट के दरमियान ताल्लुक क्या है? ठीक हो गया बच्चों? जरा स्क्रीन के ऊपर देखिएगा मेरे बहनों भाइयों, प्लीज जरा स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। हर नेशन को एक स्टेट की पॉलिटिकल पैट्रनेज दे दो। ओके साइमे, सुल्तान, नवीद, क्लियर हो गया? हर नेशन को एक पॉलिटिकल सिस्टम की कस्टोडियनशिप में ले आओ। एक सेंट्रल अथॉरिटी एक टेरिटरी के अंदर कन्फाइन करके एक कस्टोडियनशिप में ले आओ। वो कस्टोडियन, वो पॉलिटिकल अथॉरिटी, ठीक हो गया, उस नेशन को या उस इलाके में बसने वाली मल्टीपल नेशंस को सिक्योरिटी दे, फ्रीडम दे, लॉ एंड ऑर्डर दे, जस्टिस दे और वेलफेयर दे। यानी ये पॉलिटिकल अथॉरिटी ये नीड्स इंश्योर करे इस नेशन की। और इन रिटर्न साइमा बेटा, ये कौम इस कस्टोडियन के बनाए हुए कानून पे अमल करे, इसे लेजिटिमेसी दे, इसे रिकग्नाइज करे, इसकी अथॉरिटी को रिकग्नाइज करे। ये ना हो कि इशारे पे कहें राजा जी वीली चुकसो। कहानी समझ आ गई? तो बुनियादी तौर पे नेशन और स्टेट के दरमियान राइट्स एंड ड्यूटीज का रिलेशनशिप होता है। कुछ स्टेट के राइट्स हैं, वो नेशन की ड्यूटीज हैं, और कुछ नेशन के राइट्स हैं, वो स्टेट की ड्यूटीज। ठीक हो गया? यहां तक मेरे बहनों भाइयों को बात समझ आ गई? ज्वाइंट इंडिया में सुल्तान, क्या मुसलमानों को सिक्योरिटी मिल रही थी? क्या फ्रीडम मिल रहा था? क्या लॉ एंड ऑर्डर मिल रहा था? क्या जस्टिस मिल रहा था? क्या वेलफेयर मिल रहा था? इसका क्या मतलब है? क्या ज्वाइंट इंडिया के अंदर मुसलमानों को अफेक्टिव कस्टोडियनशिप दी जा रही थी? नहीं दी जा रही थी। तो मुसलमानों ने क्या किया? Muslims of subcontinent are not a minority. They are a nation by every definition of international law, and they deserve a separate state in accordance with the principles of modern nation state system. आज समझ आ गया पाकिस्तान मूवमेंट? तो पाकिस्तान मूवमेंट नेशन स्टेट का मुतालबा था। ठीक है, कामिल में एक और तरीके से ये समझा देता हूं, नॉलेज बिल्ड करके पूरी कहानी समझ आ जाएगी। ठीक हो गया बेटा? अपने घर वापस चली जा, वो इंसान तेरा वाली वारिस है। बेटा अपने घर वापस चली जा, वो तेरा वाली वारिस है। अब्बा जी वो मुझे मारता है, मेरे पे तशद्दुद करता है, मुझे गालियां देता है, मुझे खर्चा पानी नहीं देता। ठीक हो गया? मेरी इज्जत नहीं करता, मैंने चटना है ऐसे वाली वारिस को। एनालॉजी समझ आ गई या नहीं समझ आई? ठीक हो गया?
तो अगर तुम मेरे मुख्तार हो तो मुख्तारों वाला कोई काम भी तो करो ना। तो नेशन और स्टेट के दरमियान निकाह किस चीज का है? डिलीवरी का। अगर डिलीवरी नहीं होगी तो खुला भी होगी, तलाकें भी होंगी, अफेयर भी चलेंगे, इश्क मटक्के भी होंगे और नेशंस भी बनेगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ अ स्टेट का एक ही पैरामीटर है। अहमद साहब, मैं ये मजाक में एनालॉजीज करता हूं, लेकिन मैं बड़ी गहरी गहरी बातें कर जाता हूं, तू लाइट ले जाता है भाई को। ठीक हो गया? नेशन और स्टेट के दरमियान निकाह की सिर्फ एक ही सिनेरियो है और वो है डिलीवरी। विदाउट डिलीवरी देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस। ठीक हो गया? आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को एनालिटिकली नेशन स्टेट सिस्टम इन डेप्थ में इन टोटलिटी क्लियर हो गया। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? अब ये टोटल तुम्हारा पाक अफेयर है। बिलीव यू मी, ये कंसेप्चुअली तुम्हारा टोटल पाक अफेयर है। बिलीव यू मी, जिसे ये समझ आ गया उसे थ्योरेटिकली पूरे का पूरा पाक अफेयर समझ आ गया। ठीक हो गया? आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को पूरे का पूरा ये टॉपिक चौकस हो गया है। 10 मिनट की ब्रेक करो, वापस आओ तो अगली कहानी को शुरू करते हैं। 10 मिनट की ब्रेक, वापस आओ तो अगली कहानी को शुरू करते हैं। जी, हमारा हमारा अगला टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। रेफरेंस है पार्ट 1 चैप्टर 1 पेज 34 टू 42। पार्ट 1 चैप्टर 1 पेज 34 टू 42। नोटेड बच्चों? अच्छा जी। अब मेरे बहनों भाइयों, इससे डिफरेंट नामों से डिफरेंट बुक्स में लिखा जाता है। राफी बेटा, इसे एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी या एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी ऑफ स्टेट्स या इंग्लिश स्कूल थ्योरी कहा जाता है। यानी राफिया, एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी आ जाए या एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी ऑफ स्टेट्स आ जाए या इंग्लिश स्कूल थ्योरी आ जाए, ठीक हो गया? तीनों सूरतों में जवाब एक ही है। ठीक हो गया? एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी, एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी ऑफ स्टेट्स या इंग्लिश स्कूल थ्योरी, इनमें से कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है मेरे बच्चों? अब राफिया बेटा, तू क्या करेगी? एक पेज निकालेगी और पेज के ऊपर मैं एक स्कीमेटिक्स ड्रॉ करके, ठीक है, तुझे पूरी की पूरी कहानी समझाऊंगा। यानी पूरा टॉपिक मैं एक ही स्लाइड पे स्कीमेटिक के जरिए तुझे बता दूंगा। ठीक हो गया? अब ये टॉपिक पढ़ाने से पहले साथ सिर्फ एक बात समझ ले। इंग्लिश स्कूल यूके सेंटर्ड एक एकेडमिक स्कूल है, एक एकेडमिक थिंक टैंक है, एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, यूके सेंटर्ड। साथ बात समझ आ गई? जो बुनियादी तौर पे ये साबित करना चाहते हैं कि दुनिया तितर बटेर थी, दुनिया में कोई निजाम काबिल कबूल नहीं था, दुनिया में कोई ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम नहीं था जो पूरी दुनिया को कबूल हो, दुनिया में कोई ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था जो पूरी दुनिया में काबिल कबूल हो। फिर चिट्टी रंगत वाले मैदान में आए, उन्होंने अपना इकोनॉमिक सिस्टम दिया, कैपिटलिज्म, उनने अपना पॉलिटिकल सिस्टम दिया, डेमोक्रेसी बेस्ड अपॉन नेशन स्टेट सिस्टम, और उन्होंने अपना लीगल सिस्टम दिया जो था लिबरल लॉ।
ठीक है, लॉ बेस्ड अपॉन कॉन्सेंट, ठीक हो गया, लॉ बेस्ड अपॉन कॉन्सेंट, ठीक है। तो ये कहता है दुनिया में कोई कोई एक निजाम काबिल कबूल नहीं था, जंगल का कानून था, पूरी दुनिया कभी एक ही लीगल सिस्टम, एक ही पॉलिटिकल सिस्टम, एक ही इकोनॉमिक सिस्टम पे इकट्ठी नहीं हुई। फिर मैदान में आए गोरी रंगत वाले, उन्होंने अपना पॉलिटिकल सिस्टम दिया, अपना इकोनॉमिक सिस्टम दिया, अपना लीगल सिस्टम दिया। वो इकोनॉमिक, लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम इतना जबरदस्त था कि दुनिया के हर हर एम्पायर, हर रीजन में कहा गया ये चीज, इतना जबरदस्त निजाम ना सोचा, ना सुना, ना महसूस किया, इसी की तो कमी थी, इसी का तो इंतजार था। चुनाचे पूरी दुनिया ने वेस्टर्न निजाम को, ब्रिटिश लेड निजाम को कबूल किया। आहिस्ता आहिस्ता वो निजाम पूरी दुनिया में फैला और अब पूरी दुनिया में वो निजाम फैल चुका है, ठीक है। यानी कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, नेशन स्टेट सिस्टम, वेस्टफिलियन प्रिंसिपल्स और वेस्टर्न लिबरल कॉन्सेंट सेंटर्ड लॉ पूरी दुनिया में फैल चुका है। और इन इस मॉडल की बुनियाद पे अब दुनिया मल्टीपल स्टेट्स के अंदर बटी हुई है और वो स्टेट्स आपस में बिल्कुल वैसे ही रहती हैं जैसे एक ह्यूमन सोसाइटी के अंदर इंसान एक सोसाइटल फैब्रिक के अंदर, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं। चुनाचे गोरे के निजाम ने पूरी दुनिया को इवॉल्व कर दिया है इनटू अ सोसाइटी ऑफ स्टेट्स। चुनाचे ये एक 22 टॉपिक है जिसमें इंग्लिश स्कूल ये साबित करना चाहता है कि हमारा निजाम ही सुपीरियर है और हमारे निजाम ने ही पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है, सोसाइटल पैटर्न पे इंटीग्रेट किया है और रोजे कयामत तक हमारा निजाम ही दुनिया को इकट्ठा रख सकता है। साइमा बेटा, क्रक्स समझ आ गया कि टॉपिक के अंदर इंग्लिश स्कूल साबित क्या करना चाहता है? ठीक है। अच्छा, कामिल का नाम आता है चैट में, तो मुझे लगता है किसी ने चैट में कहा है कमाल सर, माहौल बना दिया आपने, कुपियां टूम। ठीक हो गया। अब शुरू करूं? रफिया बेटा, अब क्या करना है तूने? रफिया बेटा, क्या करना है तूने? एक पेज निकालना है। अब रजिस्टर से ना निकाली, रजिस्टर से ना निकालनी, एक नया पेज निकालना है। पूरे टॉपिक को, पूरे टॉपिक को मैं एक स्क्रीन के ऊपर ही, एक ही स्क्रीन पे मैं पूरे टॉपिक की एक स्कीमेटिक्स बना के ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। अरे बहनों भाइयों, सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। कामिल, सबसे पहले मेरी जान, हम डेफिनेशन को, ठीक है, बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और मैं एनोलॉजी के तौर पे साइमा बेटा इसे ह्यूमन सोसाइटी की डेफिनेशन के साथ कोरिलेट करूंगा। तो ये कहते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी इज अ सोसाइटी ऑफ स्टेट्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे ह्यूमन सोसाइटी इज अ सोसाइटी ऑफ ह्यूमंस, ऐसे ही इंटरनेशनल सोसाइटी इज अ सोसाइटी ऑफ स्टेट्स। वो स्टेट्स which are conscious of some common values। बिल्कुल वैसे ही जैसे ह्यूमन सोसाइटी के अंदर कुछ कॉमन वैल्यूज होती हैं, चादर, चार दीवारी, जान माल का तहफ्फुज, ठीक हो गया। तो इंटरनेशनल सोसाइटी इज द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स हैविंग सम कॉमन वैल्यूज एंड सम कॉमन इंटरेस्ट। इंटरनेशनल सोसाइटी में इंसानों के कुछ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, ऐसे ही इंटरनेशनल सोसाइटी में स्टेट्स के कुछ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, ठीक हो गया। तो उन कॉमन वैल्यूज की बुनियाद पे, उन कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए सारे कुछ कॉमन रूल्स को
फ्रेम कर लेते हैं ताकि उन कॉमन रूल्स की बुनियाद पे उन इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए कोऑपरेशन का माहौल बन सके। तो अगर मैंने इंटरनेशनल सोसाइटी को डिफाइन करना है तो वो डिफाइन कैसे हो गई? इंटरनेशनल सोसाइटी इज द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स हैविंग some common values and some common interest, and they frame some common rules for attainment of those for attainment of cooperation। ठीक है, frame some common rules for achieving cooperation for attainment of those common interests। क्लियर हो गया? इंटरनेशनल सोसाइटी इज द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स having some common values and some common interests, and they frame some common rules for achieving cooperation for attainment of those common interests। ठीक हो गया? ऐसे ग्रुप ऑफ स्टेट्स को क्या कहा जाता है? ऐसे ग्रुप ऑफ स्टेट को कहा जाता है इंटरनेशनल सोसाइटी। क्लियर? इंटरनेशनल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, अब इस पर बेटा अगर ये चीज तुझे, शिजा मेरा सोना बच्चा, ये चीज तुझे समझ आ गई है ना, तो तू डेफिनेशन अपनी मर्जी से फ्रेम कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा बच्चा, मैं तुझे एक डेफिनेशन और फ्रेम कर के दे सकता हूं, तूने सिर्फ ये मुझे बताना है ये ठीक है या नहीं ठीक। शिजा पुत्र जरा ध्यान करिए, क्या मैं ये कह सकता हूं, ठीक है, इंटरेस्ट बेस्ड cooperation among states। ठीक है, based on some common values and some common rules। मैंने गलत तो नहीं डिफाइन किया सैमा बेटा? ठीक हो गया? मैं इसे वर्डिंग और दे लूं, ठीक है, वर्डिंग मैं अपनी मर्जी की दे लूं, ठीक हो गया? कॉमन रूल्स being followed by states in their relationship with each other। ठीक है, having the spirit of common values for attainment of some common interests। गलत तो नहीं किया कमर? गलत तो नहीं किया? ठीक हो गया? इसे कोई और इसे कोई और वर्डिंग दे लो, इसे कोई और वर्डिंग दे लो। ठीक है, सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, इससे क्या हो गया, सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन a system of relations between states। साइमा बेटा, मैं तुझे बता रहा हूं कि एंथ्रोपोलॉजी के मेन कंपोनेंट क्या होते हैं। साइमा नेक्स्ट लेवल है,
ऊपर मनहूस इतना बड़ा टॉपिक लिखा हुआ है स्लाइड के ऊपर, इंटरनेशनल सोसाइटी। एक जो पॉडरी है मुझे टक्कर गया। तुम्हारी भरजाई मेरा दिमाग खाने के लिए थोड़ी है, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स governed by common rules based on some common values and for designed for mutual effort in way of pursuit of common interests। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई? आप किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हो अगर क्रक्स समझ आ जाए। ओके हो गया, चौकस हो गया। ठीक हो गया। अकील, इंटरनेशनल सोसाइटी की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब मेरे भाई आगे चली, अब थोड़ा आगे माहौल बनाते हैं। अब अकील जागता रही, मेरे पे ना रही, ठीक है। अकील जागता रही, मेरे पे ना रही। अब ये नॉन इंटरवेंशन, सॉवरन इक्वालिटी, रिस्पेक्ट फॉर फ्रीडम, ये लफ्ज तूने कहीं पे सुने? कहां सुने अकील? ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया में। साथ क्या सारी की सारी स्टेट्स अब उस ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया में को फॉलो करती है? तो इंग्लिश स्कूल कहता है कि ये वो कॉमन वैल्यूज हैं जो पहले दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी। वेस्टर्न वर्ल्ड ने, यूरोप ने, लेड बाय गोरे रंग वाले चिकने चुपड़े अवाम, उन्होंने ये वैल्यूज पिच की और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया ने कहा ये चीज मेरे अजीज छा गया, मर्दे मोमिन मर्दे हक, छिक के रख, छिक के रख। यानी अब इन वैल्यूज को पूरी दुनिया के अंदर हर स्टेट रिकग्नाइज करती है। मिसबा बेटा, वैल्यूज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मिसबा पुत्र, वैल्यूज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक हो गया। आगे, ठीक है। अगली चीज, कॉमन इंटरेस्ट। ये चीजें सिक्योरिटी, वेलफेयर, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, फ्रीडम, ये कहीं पे सुनाई दिया मिसबा बेटा? ये कहीं पे सुनाई दिए थे? ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया में तो ये कहता है कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर भी कंसेंसस एस्टेब्लिश करवाया वेस्टर्न वर्ल्ड ने। क्लियर खटक साहब? अम्बाड़ा खोचा क्लियर है? ठीक हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे मेरा बच्चा, ये ठीक है, ये आगे सुन जरा। ये जो मेरी जान इंटरनेशनल इकोनॉमिक रूल्स इन फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम, नेशन स्टेट सिस्टम, इंटरनेशनल लीगल रूल्स, यूरोपियन मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ, यूएन चार्टर, ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया, कांग्रेस ऑफ वियना, कंसर्ट ऑफ यूरोप, जनीवा कन्वेंशंस। बच्चों, ये कहता है कि ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम दिया वेस्ट ने। इसरार क्लियर हो गया? इसरार समझ आ गया? तो इंग्लिश स्कूल कहता है कि पूरी दुनिया को कॉमन रूल्स दिए वेस्ट ने, पूरी दुनिया को कुछ कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर इकट्ठा किया वेस्ट ने, और उन कॉमन रूल्स को अचीव करने के लिए यूएन के इन रूल्स, इन कॉमन वैल्यूज, प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे
इन इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए जो सिस्टम दिया, जो रूल्स दिए, वो वेस्ट ने दिए। सारी यहां तक कहानी समझ आ गई मेरी? बच्चों, मैं तुम्हें एक एक टॉपिक की डायमेंशन करवा रहा हूं। क्लियर हो गया साइमा बेटा? अब अकील मेरी बात, एक टेक्निकल बात जरा सुनो। अकील, अकील टेक्निकल बात सुनी। उस्ताद की इज्जत करनी है, उस्ताद की इज्जत करनी है। ये किसी कानून की किताब में तो नहीं लिखा ना। दिस इज अ जर्नली एक्सेप्टेड नॉर्म। ऐसा ही है। बेगम से डरना है, किसी कानून की किताब में तो नहीं लिखा। जनरली एक्सेप्टेड नॉर्म। मां बाप की इज्जत करनी है। अच्छा मिसबा बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड नॉर्म? Undocumented, generally accepted, are norms. Documented and validated by the rule of force is law. सुमेरा, इंग्लिश स्कूल ये कहता है कि भाई अब ये जो वेस्टर्न निजाम है, वेस्ट का ये मॉडल है, ये पूरी दुनिया में नॉर्म्स के तौर पे एस्टेब्लिश हो चुका है। यानी कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जो इन वैल्यूज को, इन इंटरेस्ट को और इन सिस्टम के रूल्स को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, मीनिंग दैट कि ये जैसे सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, ऐसे ही ये पूरी दुनिया में स्टेट्स के आपस के रिलेशनशिप के अंदर नॉर्म्स के तौर पे एस्टेब्लिश हो चुके हैं। मीनिंग दैट कि अब ये रूल्स, वैल्यूज और इंटरेस्ट पूरी दुनिया में वो नॉर्म्स बन चुके हैं जिनकी बुनियाद पे स्टेट्स आपस में प्यार की पींगें डालती है। चुनाचे वेस्ट ने जो निजाम दिया, अब वो निजाम स्टेट्स के दरमियान एक नॉर्म गवर्न्ड रिलेशनशिप को शेप देती है। बच्चों, यहां तक कॉन्सेप्ट चौकस हुआ या नहीं हुआ? बच्चों, यहां तक कॉन्सेप्ट चौकस हो गया? चुनाचे ये अब सारे के सारे सिस्टम अनीजा पुत्र नॉर्म्स के तौर पे एस्टेब्लिश हो चुके हैं। नवाल बेटा आगे चलूं? शीजा बेटा आगे चलूं? ठीक है। अब मेरे बहनों भाई, अब ठीक है, अब मेरा बच्चा इधर ध्यान करो। ठीक है, अब मेन स्कॉलर्स इंग्लिश स्कूल के हैं 3, हेडले बुल, मार्क एनले और जॉर्ज ब्राउन। मेन स्कॉलर्स कितने हैं? मेन स्कॉलर्स हैं 3, हेडले बुल, मार्क एनले और जॉर्ज ब्राउन। ये 3 मेन स्कॉलर्स हैं इंग्लिश स्कूल के। स्कॉलर्स क्लियर? हेडले बुल का नाम ना लेना इंग्लिश स्कूल के टॉपिक में, हेडले बुल का नाम ना लेना इस गुनाह कबीरा। ठीक हो गया बच्चों? मेन स्कॉलर्स क्लियर हो गए, हेडले बुल, मार्क एनले और जॉर्ज ब्राउन। हम इसवा बेटा ये कहते हैं, मेरा सोना बच्चा, ये कहते हैं कि भाई ये जो एवोल्यूशन हुई है, ठीक है, ये जो एवोल्यूशन हुई है, ये मल्टीपल एंड्स पे एवोल्यूशन हुई है। ये जो एवोल्यूशन हुई है सुमेरा बेटा, इंग्लिश स्कूल के स्कॉलर्स क्या कहते हैं? ये मल्टीपल एंड्स पे एवोल्यूशन हुई है। ठीक है सुमेरा बेटा, सरमा बेटा मेरी बात को जरा समझो। ये कहता है कि जो वेस्टर्न सिस्टम है ये लीगल फ्रंट पे इवॉल्व हुआ। सहीमा जरा समझी मेरा बच्चा, मैं आसानी से बताने लगा। ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि भाई दुनिया में मल्टीपल लीगल सिस्टम आए। इस्लामिक लीगल सिस्टम आया, रोमन लीगल सिस्टम आया,
ग्रीक लीगल सिस्टम आया, सोवियत लीगल सिस्टम आया, चाइनीज लीगल सिस्टम आया, लेकिन कोई भी लीगल सिस्टम पूरी दुनिया में काबिल कबूल नहीं हुआ। अगर कोई लीगल सिस्टम काबिल कबूल हुआ है तो वो वेस्टर्न लिबरल लॉ बेस्ड upon कॉन्सेंट है, और यही लॉ इंटरनेशनल लॉ की बेस है। चुनाचे ये कहता है कि लीगल फ्रंट पे अगर कोई वाहिद लीगल सिस्टम इवॉल्व हो के पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हुआ है, वो है गोरी रंगत वालों का प्रपोज्ड लीगल सिस्टम। मेरा मेरा प्यारा बच्चा, लीगल एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक हो गया। फिर कमर आगे चली मेरा बच्चा, आगे चली। ये कहता है दूसरा सेंस जिस मामले में ये सिलसिला इवॉल्व हुआ है वो है थियोलॉजिकल एवोल्यूशन। करता है कि जगह जगह पे बेस मजहबी डिबेट्स आई, करता है कैथोलिक्स की डिबेट्स आई, जाइनिस्ट की डिबेट्स आई। ठीक हो गया। ईरानियन रेवोल्यूशन आयतुल्लाह खुमैनी की डिबेट आई, ऑटोमन्स का थियोलॉजिकल सिस्टम आया, अरब्स का थियोलॉजिकल सिस्टम आया, मुस्लिम्स का थियोलॉजिकल सिस्टम आया। ठीक हो गया। इवन के कन्फ्यूशियस का थियोलॉजिकल सिस्टम आया। लेकिन जिस बात पे पूरी दुनिया एग्री हुई वो थी कि थियोक्रेसी को तलाक तलाक तलाक, निजाम चाहिए सेकुलर। तो ये कहता है थियोलॉजिकल डिबेट्स के अंदर भी जिस आर्गुमेंट को फाइनल विक्ट्री मिली वो वेस्टर्न का सेकुलर निजाम का आइडिया था। साइमा बेटा, दूसरा आर्गुमेंट क्लियर? जी जी सुमेरा बेटा, हम एक सेकुलर स्टेट है। सुमेरा बेटा, मेरे से जब भी कोई ये सवाल पूछता है ना तो मैं एक बड़ी प्यारी बात करता हूँ, बड़ी प्यारी बात करता हूँ। सुमेरा, उस बात पे गौर करिए। रोड के ऊपर कोई पगड़ी वाला सिख हो, रोड के ऊपर कोई पगड़ी वाला सिख हो, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में अगर उसे एक दो लोंडे धक्के दें कि हमारे मुल्क से निकल जा, तू मुसलमान नहीं है, तो क्या 8 लोग आके उन 2 लोगों को कुटेंगे या नहीं कुटेंगे? पाकिस्तान में जितनी डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्सिटी तो दुनिया के किसी मुल्क में हार्डली हो। बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है। हम लोगों में जनरली, ठीक है, सेक्टेरियन एंगल से हमारे मुल्क के अंदर कुछ चीजें बोई गई वो गलत है। लेकिन अगर हम मल्टी रिलीजियस डाइवर्सिटी एक्सेप्टेंस की बात करें तो आज भी हमारे मुल्क में इर्द गिर्द के मुल्कों से बहुत ज्यादा। क्लियर होगी बात? खैर ये डिबेट का कोई और एंगल निकल जाएगा, बात छोड़ दो बच्चों। थियोलॉजिकल एवोल्यूशन समझ आ गई? फिर ये कहता है फिलोसॉफिकल फ्रंट्स पे, फिलोसॉफिकल फ्रंट्स पे दुनिया को गवर्न करने के कई फलसफे आए। ठीक हो गया। ये कहता है कि दुनिया में इस्लामिज्म आया, दुनिया में कम्युनिज्म आया, दुनिया में नाजीज्म आया, दुनिया में सोशलिज्म आया, दुनिया में मार्क्सिज्म आया। ठीक हो गया। दुनिया में, ठीक है, ग्रीक फिलॉसफी आई, दुनिया में रोमन्स फिलॉसफी आई, लेकिन
कोई भी फिलॉसफी, फ्रेंच फिलॉसफी आई, लेकिन दुनिया में कोई भी फिलॉसफी कबूल नहीं हो सकी। जो वाहिद दुनिया में फिलॉसफी चली वो फिलॉसफी थी कैपिटलिज्म की फिलॉसफी। यानी ये कहता है कि आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे, फिलोसॉफिकल फ्रंट पे भी जिस वाहिद फलसफे को पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस मिली वो हमारा फलसफा था। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? ठीक हो गया। तो अनीजा बेटा, ये कहता है कि लीगल, थियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल एंगल से हिस्ट्री में मल्टीपल एम्पायर्स आई हैं, मल्टीपल सुपर पावर्स आई हैं। ठीक हो गया। स्टोन एज से लेके स्टोन एज आई, ठीक है, फिर स्पार्टाज आए, फिर ग्रीक्स आए, फिर रोमन्स आए, फिर मुस्लिम आए, फिर स्पेनिश आए, फिर फ्रेंच आए, फिर ठीक है सोवियत्स आए। लेकिन ये कहता है कि हर निजाम दुनिया के तारीख साबित करती है कि दुनिया के किसी एक पॉइंट के ऊपर जाके लिमिट हो गया। लेकिन हिस्टोरिकली अगर कोई निजाम पूरी दुनिया में काबिल कबूल हुआ, वो हिस्ट्री ने साबित किया कि गोरी रंगत वाले का ये निजाम है। ठीक है मिसबा बेटा, ये कहानी समझ आ गई मेरे बच्चे को? यहां तक कहानी समझ आ गई? चुनाचे ये कहते हैं कि जो वेस्टर्न मॉडल है वो लीगल फ्रंट पे, थियोलॉजिकल फ्रंट पे, फिलोसॉफिकल फ्रंट पे, हिस्टोरिकल फ्रंट पे ये मॉडल इवॉल्व किया है एज द ओनली एक्सेप्टेबल मॉडल थ्रू आउट द ग्लोब। चुनाचे हमारे मॉडल ने हर फ्रंट के ऊपर दुनिया में अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया है और पूरी की पूरी दुनिया हमारे मॉडल की बुनियाद को नॉर्म्स के तौर पे ट्रीट करके अब दुनिया में एक दूसरे के साथ प्यार की पींगे डालती है, रिलेशनशिप अस्तवार करती है। क्लियर मेरा बच्चा? भाजी ये पानी मुझे और दे दीजिए बच्चों। क्लियर? ठीक है। अब राफिया बेटा, अगली बात, अगली बात, ठीक है, अगली बात मेरा बच्चा ये कामिल कि साला ये इंटरनेशनल सोसाइटी के बेनिफिट्स क्या होंगे? शिजा मेरा सोना बच्चा, ये इंटरनेशनल सोसाइटी बनाने के बेनिफिट्स क्या होंगे? तो हेडले बुल कहता है कि ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी इवॉल्व की है इसके तीन मेजर बेनिफिट्स हैं। शिजा बेटा, तीन मेजर बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट हेडले बुल कहता है कि जब तक ये इंटरनेशनल सोसाइटी नहीं बनी थी तो वॉर को, पावर को, ठीक है, डिसाइसिव नॉर्म ट्रीट किया जाता था। बेटा मैं क्लास ले लूं, डिसाइसिव बाहर से मामा से ले लो, डिसाइसिव नॉर्म कंसिडर किया जाता था। ठीक हो गया? यूज ऑफ फोर्स को डिसाइसिव नॉर्म, माइट इज राइट, वाज ऑलवेज राइट, ठीक है, इसे कंसिडर किया जाता। कहता है अब पूरी दुनिया में यूज ऑफ फोर्स का एक प्रॉपर सिस्टम है। जनीवा कन्वेंशंस हैं, आर्टिकल 51 है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल वेपनरी लॉ है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, इंटरनेशनल लॉ ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स है। ये कहता है कि इसने रेगुलेट कर दिया है यूज ऑफ फोर्स को। चुनाचे पहले जंगल का कानून था, अब स्टेट्स ताकत का इस्तेमाल करते हुए सोसाइटल नॉर्म्स या रूल्स के ताबे हैं
और जो स्टेट उन रूल्स को तोड़ती है उसे इंटरनेशनल स्टेट कम्युनिटी के बैकलैश का सामना करना पड़ता है। नवीद चौकस ये कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि इंटरनेशनल सोसाइटी बनने से यूज ऑफ फोर्स रेगुलेट हो गया। बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक हो गया। अगली चीज सुल्तान ये कहता है कि इससे पहले, ठीक है, एग्रीमेंट्स का कोई पास नहीं रखा जाता था, लेकिन अब एक नॉर्म आ गया, पेक्टा संट सर्वंडा। पैक्ट्स नीड टू बी सर्व्ड इन गुड फेथ। कहता है पहले कोई मुआहिदों का पास नहीं रखा जाता था, अब क्योंकि इंटरनेशनल सोसाइटी बन गई तो कमर, ठीक है राबिया, ठीक है राबिया पुत्र, मैं नॉलेज ही बिल्ड करने लगा हूं, मैं तेरी बात नहीं कर रहा। राबिया पुत्र मैं, ठीक है, नॉलेज ही बिल्ड करने लगा हूं। पुत्र मुझे पता है वो मनूस है, वो घटिया है, वो बदतमीज है, वो बेरोजगार है, वो काला है, वो नखट्टू है, वो हड्डराम है, वो मनूस है, किसी तरीके से तेरे काबिल नहीं। पर पुत्र मैंने जुबान दी है, टैक्स नीड टू बी सर्व्ड इन गुड फेथ। आज समझ आ गया ये पेक्टा संट सर्वंडा क्या होता है? व्हाट इज द मॉरल फोर्स बिहाइंड? ठीक हो गया। तो ये कहता है कि पहले कोई मुआहिदों की हुर्मत नहीं होती थी, ठीक हो गया। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी का पास आ गया कि भाई तुमने अपनी कॉन्सेंट से मुआहिदा किया था ना, ठीक हो गया। पेक्टा संट सर्वंडा इंटरनेशनल लॉ की ड्राइविंग फोर्स क्लियर हो गई। और ये कहता है कि पहले आप सोच सकते थे कि एक नॉन रोमन एम्पायर में बिजनेस कर सकता, ही यूज्ड टू बी ट्रीटेड एज स्लेव्स। कहता है अब फायदा ये हो गया कि एक पाकिस्तानी जाके अमेरिका में कारोबार कर सकता है, ठीक है। लाइजिस फेयर इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री ट्रेड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक हो गया। कहता है अब एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क में जाके इकोनॉमिक फंक्शंस में प्लग इन हो सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, वगैरह 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 वगैरह, ठीक हो गया। चुनाचे ये कहता है कि इंटरनेशनल सोसाइटी बनने का तीसरा फायदा ये हुआ कि अक्रॉस द बॉर्डर्स प्रॉपर्टी राइट्स एस्टेब्लिश हो गए। यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? तो हेडले बुल कहता है कि इंटरनेशनल सोसाइटी बनने का फायदा क्या हुआ कि यूज ऑफ फोर्स रेगुलेटेड, एग्रीमेंट्स की सेंटिटी बहाल और प्रॉपर्टी राइट्स एस्टेब्लिश, ठीक हो गया। अब इंग्लिश स्कूल ये कहता है कि हमारा निजाम 1991 में पूरी दुनिया में फैल चुका था, आहिस्ता आहिस्ता इसी निजाम की बुनियाद पे दुनिया ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेटेड होती जा रही है, और वो वक्त दूर नहीं कि जब इंग्लिश मॉडल के ऊपर पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो जाएगी। समझ आ गई ये कहानी लेके किधर जाना चाहता है? ये कहता है गोरे ने माहौल बना दिया, हो ग्लोबलाइजेशन होके रहनी है, कभी दीपिका इधर, कभी हसन अली गोंदल उधर, रानियां जानियां माहौल कुत्तियां टुन। हमारे निजाम ने दुनिया को चौकस बना दिया है, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इफ्तिखार मैंने कंसेप्चुअली तुझे ये पूरा टॉपिक करवा दिया, कंसेप्चुअली मैंने तुझे ये पूरा टॉपिक करवा दिया। अब तू किताबें पढ़ेगा ना, तो सोनी बेटा मेजॉरिटी ऑथर्स ने इस टॉपिक को कंसेप्चुअली डील नहीं किया हुआ। फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स आउटस्टैंडिंग किताब है, वो सिर्फ हिस्ट्री में घुमाता रहा, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। वर्ल्ड पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, वो इंटरनेशनल सोसाइटी को पूरे का पूरा इंटरनेशनलाइजेशन पे ले गया। यूएन है इंटरनेशनल सोसाइटी, आसियान है इंटरनेशनल सोसाइटी,
वगैरह 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 वगैरह। बात समझ आई या नहीं है? लेकिन अगर तू ये थ्योरेटिकल मॉडल समझ गए हो तो तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ आ गया है कि इंटरनेशनल लॉ भी इसमें आता है, कैपिटलिज्म भी इसमें आता है, नेशन स्टेट सिस्टम भी इसमें आता है, यूएन भी इसमें आता है, आसियान भी इसमें आता है, यूज ऑफ फोर्स भी इसमें आता है, इंटरनेशनल लॉ भी इसमें आता है, कैपिटलिज्म भी इसमें आता है। चुनाचे अगर मैं एट्रीब्यूट्स मार्किंग करूं तो ये हो गई डेफिनेशन, ये हो गए पिलर्स, ये हो गए एलिमेंट्स, ये हो गए स्कॉलर्स, ये हो गए एवोल्यूशनरी डिबेट, ये हो गए बेनिफिट्स, और ये हो गए एंड रिजल्ट। मैंने एक स्लाइड पे तुम्हें ईची बीची ऑफ कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। अब इसके अंदर संजय लीला बंसाली का स्क्रिप्ट खुद छेड़ देना, वो बुक में डिटेल मौजूद है। लेकिन कंसेप्चुअली मैंने एक स्लाइड के ऊपर पूरे की पूरी इंटरनेशनल सोसाइटी क्लियर कर दी। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? ठीक है। जिन लोगों ने आईआर किसी और टीचर से पढ़ी है, नोवा के टीचर्स के अलावा, उन्हें इस बात का पता है कि जब ये टॉपिक आता है, ठीक है, तो लंबी लंबी आंकना शुरू कर देता है। एक्चुअली जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आए तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा मैं सारी दुनिया को चलाऊंगा। वो ऐसी ऐसी फिल्म सुनाते हैं, साला बंदा कहता है पता नहीं मैं कितने बड़े आलम फाजल के सामने बैठा हूं। सीधी बात, नो बकवास, पीओडीयू लगाओ कुपी टुन। कंसेप्चुअली क्लियर? राफिया डेफिनेशन अब नोट कर, ठीक है? डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स, needs, elements, affect, ठीक है, स्कॉलर्स, नेचर ऑफ डिबेट, बेनिफिट्स एंड रिजल्ट या जस्टिफिकेशन। अब क्लियर हो गया राफिया बेटा? ये किसने पूछा था? ठीक है, आगे चलूं बच्चों। यहां पे आके हम लोगों का पहला एरिया हो जाता है कंप्लीट। यहां पे आके हम लोगों का पहला एरिया हो जाता है कंप्लीट। अब मैं आने लगा हूं मेरे बहनों भाइयों दूसरे एरिया पे, मोस्ट क्रिटिकल एरिया, जिसे कहते हैं अप्रोचेस एंड थ्योरीज। पहली क्लास में मैंने आपको बोला था कि आईआर में सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोचेस एंड थ्योरीज। ठीक है, 1950s। नवाल बेटा, जो मैंने पहला टॉपिक करवाया उससे भी एक सवाल लाजमी आता है। शुरू करवाऊं मेरा बच्चा? अच्छा शीजा बेटा, मुझे ये बता कि व्हाट इज अप्रोच एंड व्हाट इज थ्योरी। पहले अप्रोच और थ्योरी में मुझे फर्क बता। मैं आज सिर्फ तुम लोगों को सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। आज मैं सिर्फ सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, अगली क्लास के अंदर मैं तुम्हें टॉपिक्स पे ले जाऊंगा। राबिया पुत्र बता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप्रोच एंड थ्योरी?
और जल्दी बताओ। राबिया बेटा बहुत अच्छे मेरा बच्चा, जीती रहे, कामयाब हो, बहुत प्यारी डेफिनेशन की है। ठीक शीजा, गुड, शाबाश शीजे, शाबाश मेरा बच्चा, सुना। और ये मर्दों को उल्ली लगी हुई है। चलो क्लास के बाद तुमने मर्दानगी जानना शुरू कर देनी। एग्जैक्टली राफिया, गुड शाबाश, गुड शाबाश मेरा बच्चा, गुड शाबाश अहमद सुल्तान। ठीक है अकील, एक्सीलेंट एक्सीलेंट अकील, छा गया है। वे टू हैंडल इज अप्रोच, कामिल, गुड। अच्छा अच्छा, सर मैं अब एक्सप्लेन करूं बच्चों, मैं एक्सप्लेन करूं। आप बच्चों इधर ध्यान करो, बच्चों इधर ध्यान कीजिएगा। ये है एक प्रॉब्लम, ये है एक प्रॉब्लम, एक्स वाई जी एक प्रॉब्लम। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल फवाद चौधरी गुब्बारे की तरह फूला हुआ है, तो साला ये उड़ता क्यों? नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। ठीक है शीजा, सो मेरा बेटा दिस इज अ प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, उसके कोई ना कोई मेथड्स होंगे, कोई ना कोई वेज होंगे, कोई ना कोई टेक्निक्स होंगी, कोई ना कोई मॉडल्स होंगे। तो एक प्रॉब्लम को किन ग्राउंड्स पे, किन वे से, किन मेथड से डील किया जा सकता है। अहमद मेरी सुन, डड्डुओं वाली चाल ना चल मनूस आदमी, मेरी सुन। ठीक हो गया। एक मसले को हल करने के लिए वो मेथड्स, वो वेज, वो टेक्निक्स, वो मॉडल्स जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो कहलाएंगे अप्रोचेस। क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल सुमेरा कहती है हसन भाई सारे के सारे मर्द कमीने। सुमेरा कहती है हसन भाई सारे के सारे मर्द कमीने। एक, ठीक है। सोनी कह रही है यस सर, ठीक है। अब सुमेरा पुत्र, ये बात साबित करने के लिए हम डिफरेंट तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं ना। हम हिस्टोरिकल एंगल देख सकते हैं कि देखो जी हिटलर मर्द कमीना, मसलूनी मर्द कमीना, स्टेलिन मर्द कमीना, लेनिन मर्द कमीना, मूदी मर्द कमीना, ट्रंप मर्द कमीना। क्लियर हो गया, बात समझ आई या नहीं है? तो हिस्टोरिकली हमने साबित कर दिया है कि मर्द है कमीने। क्लियर हो गया। राजा तहसीर तूने ये बात करके साबित कर दिया, तू पिटवा लिया। अच्छा यार ये प्लीज मजाक को मजाक में रहने दिया करो, ये अपनी जो है ना, प्लीज। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मेरा बच्चा, ठीक है, अकील कहते हैं नहीं हसन भाई, हिस्ट्री के अंदर तो मर्द अच्छे भी मिलेंगे, हसन अली गोंदल कमाल, अकील कमाल, ठीक हो गया, खटक कमाल, ऐसे मर्द भी दुनिया की हस्ती में मौजूद है। तो हसन भाई मजा नहीं आया। तो साइमा कह राफिया कहती है हसन भाई चलें ठीक है, हिस्टोरिकल अप्रोच नहीं चलेगी, हम साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। तो मसला यह है कि मर्द अच्छा या बुरा है, उसको साबित करने के लिए
हमने जो डिफरेंट मॉडल्स, टेक्निक्स, वेज इंट्रोड्यूस किए वो कहलाते हैं अप्रोचेस। अब अप्रोचेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अप्रोचेस का कॉन्सेप्ट क्लियर? एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथडोलॉजिकल स्टेप्स, वो कहलाएगी अप्रोच। राबिया मेरा सोना बच्चा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, अब नवाल पुत्र अगली बात जरा समझिए। अब मैं और नवाल, तू पहले लोग तो नहीं है ना कि जो इस प्रॉब्लम पे बात कर रहे होंगे? पहले भी लोग होंगे सामा बेटा, उन्होंने डिफरेंट अप्रोचेस इस्तेमाल की होंगी। हाइपोथेसिस तो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है ना, हाइपोथेसिस तो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है ना। ठीक हो गया? इस हाइपोथेसिस को बाज लोगों ने हिस्टोरिकली देखा होगा, बाज लोगों ने साइंटिफिकली देखा होगा, डिफरेंट अप्रोचेस से देखा होगा और किसी कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे। एक कंक्लूजन ये होगा कि मर्द कमीना है, एक कंक्लूजन ये कहेगा कि मर्द को हालात कमीना बनाते हैं, एक कंक्लूजन ये होगा कि पीछे कोई चुड़ैल है जो उसे कमीना बनने पे मजबूर कर रही है। ठीक हो गया? तो डिफरेंट कंक्लूजन्स आए होंगे, डिफरेंट कंक्लूजन्स आए होंगे। ठीक हो गया सहीमा बेटा? स्कॉलर वन का कंक्लूजन वन, स्कॉलर दूसरे का कंक्लूजन टू और किसी और स्कॉलर का कंक्लूजन थ्री। ठीक है नवाल बेटा, जब किसी अप्रोच को इस्तेमाल करके, ठीक है, फैक्ट के ऊपर कोई कंक्लूजन शेप किया जाएगा, यानी हाइपोथेसिस के ऊपर कोई कंक्लूजन बिल्ड किया जाएगा, यानी इन्फॉर्म्ड कंक्लूजन दिया जाएगा, डिफरेंट स्कॉलर्स के उस कंक्लूजन को कहते हैं थ्योरी। क्लियर हो गया? क्लियर? तो सहीमा बेटा, ये एन मुमकिन है ना अनीसे, ये एन मुमकिन है ना कि तीन स्कॉलर्स ने एक ही अप्रोच इस्तेमाल की लेकिन तीनों का कंक्लूजन डिफरेंट था। एन मुमकिन है या नहीं है? तीनों का कंक्लूजन डिफरेंट था। तो मेरा बच्चा, ठीक है, किसी चीज को पढ़ने का तरीका इज अप्रोच और उसकी बुनियाद पे प्रूवन कंक्लूजन्स आर थ्योरीज। ठीक हो गया सोनी बेटा? प्रूवन कंक्लूजन्स आर थ्योरीज। सोनी बेटा ये बात क्लियर हो गई? सोनी ये बात क्लियर हो गई? और जब एक थ्योरी पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्टेबल हो जाए, दैट इज टर्म्ड एज लॉ, यूनिवर्सल लॉ और प्रिंसिपल। जी डिफरेंट अप्रोचेस इस्तेमाल कर जाए बच्चों, ये साइंस का मैकेनिज्म समझ आ गया? ठीक है, अब मेरे सुल्तान मुझे एक बात का जवाब दे और मेरी वड़ाइश बहन मुझे एक बात का जवाब दे। ठीक है, कश्मीर मसला मैंने उसे एनालाइज करना है राफिया पुत्र, एनालाइज करना है, तो मैं अप्रोच को फॉलो करूंगा या थ्योरी को फॉलो करूंगा? राफिया मैं तुझे कुटूंगा, मैं कोई सब्जेक्ट में रिसर्च तो नहीं कर रहा ना यारा बोंगी, मैं एक मसले के ऊपर कंक्लूजन दे रहा हूं, मैं एनालिसिस बिल्ड कर रहा हूं कि इस हिसाब से ये एनालिसिस हो सकता है, इस हिसाब से ये एनालिसिस हो सकता है। मैं रिसर्च तो नहीं कर रहा ना रुकैया, तू भी बात समझ आई या नहीं आई? एक प्रॉब्लम
मैंने उसके ऊपर कोई कंक्लूजन देना है, डिफरेंट लेंस से उसे इंटरप्रेट करना है, तो मैंने थ्योरी इस्तेमाल करनी है। लेकिन जब मैंने एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है तो मैंने अप्रोच इस्तेमाल करनी है। तो ये जो करंट अफेयर के वाकये आते हैं, मैंने पेपर में उनके ऊपर थ्योरी अप्लाई करनी है या अप्रोच अप्लाई करनी है? थ्योरी अप्लाई करनी है। अब सुमेरा बेटा मेरी अगली बात को जरा समझिए। सुमेरा बेटा मेरी अगली बात को जरा समझिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक हो गया? ये बात समझ लो कि तुमने पेपर में अप्लाई करनी है थ्योरीज, तो वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग अ फैक्ट, इसके लिए थ्योरेटिकल एनालिसिस होगा। वेज ऑफ interpreting a fact would be theory, and method of studying a subject is approach. हमारे पास कोई एनालिसिस आया तो हमने तो इंटरप्रिटेशन करनी है ना, तो हम क्या अप्लाई करेंगे? थ्योरी। सोनी, यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब कामिल, मैं एक लफ्ज इंट्रोड्यूस करने लगा हूं, तुम जगह जगह जब से नोवा में आए होगे पढ़ चुके होगे, उसकी समझ नहीं आती होगी। तुम एक लफ्ज पढ़ चुके होगे, एपिस्टीमोलॉजी, और एक लफ्ज पढ़ चुके होगे, ऑनटोलॉजी। क्लियर? ये लफ्ज पढ़ चुके हो ना, एपिस्टीमोलॉजी या ऑनटोलॉजी? नहीं पढ़ा तो जन्म में जा सुल्तान। ठीक हो गया? अब एपिस्टीमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ मेथड्स, स्टडी ऑफ मेथड्स। नवाल बेटा, इसका क्या मतलब है? एपिस्टीमोलॉजी बुनियादी तौर पे वो सब्जेक्ट होगा जो डील कर रहा होगा मेथड से। क्लियर? ऐसा ही है नवाल? एपिस्टीमोलॉजी क्या होगी? स्टडी ऑफ मेथड्स। जबकि ऑन्टोलॉजी क्या होगी? इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स। सब लोगों ने अपनी डिग्री के अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स पढ़ा? पढ़ा? तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स कौन सी टाइप का कोर्स है? दैट इज एन एपिस्टीमोलॉजिकल स्टडी। कामिल, क्लियर हो गया? कामिल, क्लियर हो गया? ठीक हो गया। अब ठीक है, एपिस्टीमोलॉजी वो होगी जहां पे आप सिर्फ मेथड्स को फोकस करें। ऑन्टोलॉजी वो होगी जहां पे आप प्रूवन थ्योरीज को इस्तेमाल करके ओपिनियन या एनालिसिस बिल्ड करें। ऑन्टोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है मेरा बेटा? अब यहां पे क्या आ रहा है? बोथ अप्रोचेज एंड थ्योरीज। ऐसा ही है? यहां पे क्या आ रहा है? बोथ अप्रोचेज एंड थ्योरीज। इसका क्या मतलब हुआ? आईआर के अंदर एपिस्टीमोलॉजिकल एलिमेंट भी है, ऑन्टोलॉजिकल एलिमेंट भी है। डन हो गया? हमारे पास अप्रोचेस भी हैं, थ्योरीज भी हैं। डन कमर? लेकिन कमर, हमने अप्लाई क्या करनी है? ऑन्टोलॉजी। गुड, शाबाश। तो जवाब आसान सी बात। ठीक है, अप्रोच को सिर्फ तब डिस्कस करना है जब डेडिकेटेडली आ जाए ये अप्रोच क्या है। लेकिन अगर कोई जनरल क्वेश्चन आ जाए वर्ल्ड वॉर टू, तो वर्ल्ड वॉर टू को एनालाइज करने के लिए तुमने ऑन्टोलॉजिकल एनालिसिस बिल्ड करना है, यानी तुम लोगों ने थ्योरीज को अप्लाई करना। क्लियर हो गया?
ठीक है, अब अहमद, अहमद इधर ध्यान कर, इधर ध्यान कर, ठीक है, इधर ध्यान करो बच्चों। ये मैं डब्बे मार्क करने लगा हूं, मैं डब्बे मार्क करने लगा हूं, अगर ये मेरा सिस्टम हैंग होने से बच गया तो। एक थ्योरी है क्लासिकल रियलिज्म, एक थ्योरी है आइडियलिज्म। डन। एक थ्योरी है क्लासिकल रियलिज्म, एक थ्योरी है आइडियलिज्म। एक थ्योरी है, एक थ्योरी है नियो रियलिज्म, एक थ्योरी है नियो लिबरलिज्म। एक थ्योरी है आप लोगों की पोस्ट मॉडर्निज्म, एक थ्योरी है आपकी पोस्ट मॉडर्निज्म, एक थ्योरी है आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, एक थ्योरी है आप लोगों की क्रिटिकल थ्योरी, और एक थ्योरी है आप लोगों की पोस्ट मॉडर्निज्म। क्लियर हो गया? तो कितनी थ्योरीज हो गई? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। क्लियर मेरा बच्चा? आईआर में कितनी थ्योरीज हैं? 8। तो रबिया बेटा, तूने इन 8 थ्योरीज को एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है? ठीक है सोनी बेटा? अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ। अब मेरे बहनों भाइयों, जो पहली 2 थ्योरीज हैं, इनकी अप्रोच है क्लासिकल अप्रोच। जो ये है साइंटिफिक अप्रोच। और साइंटिफिक अप्रोच में 2 सब मेथड्स हैं, बिहेवियरल अप्रोच और सिस्टम अप्रोच। नियो रियलिज्म, नियो लिबरलिज्म की अप्रोच है पॉजिटिविस्ट अप्रोच, पॉजिटिविज्म, जबकि इसकी अप्रोच है पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है? सो मेरा बेटा, तो अप्रोचेस कितनी हो गई? 4। क्लासिकल अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। क्लियर? क्लासिकल अप्रोच को ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। तो ट्रेडिशनलिज्म, साइंटिज्म, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, कितनी अप्रोचेस हो गई? कितनी अप्रोचेस हो गई? सो मेरा बेटा, ये सारी कोर्स में शामिल है। सो मेरा बेटा, ये सारी कोर्स में शामिल है। मेरा तेरा कोई मजाक है? एफपीएससी में तेरा कोई रिश्तेदार है? जवाब मिल गया है? क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, मुझे बताओ, तुमने एप्लीकेशन के लिए क्या लगाना है? थ्योरीज। तो हमारे पास थ्योरीज हैं 8, और उन थ्योरीज के पीछे हमारे पास अप्रोचेज हैं 4। अप्रोचेज सिर्फ तब डिस्कस करनी है कमर, जब अप्रोच का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अप्लाई सिर्फ आपने थ्योरीज करनी है। बात क्लियर? सिलेबस क्लियर हो गया मेरा बच्चा? ठीक है, चलो अगली क्लास में मैं तुम्हें यहां से कॉन्सेप्ट शुरू करवाऊंगा। ठीक है, अगली क्लास में बच्चा यहां से शुरू करते हैं। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
आई होप सो आज के टॉपिक सारे क्लियर हो गए।